नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत हम वाक्यों का अध्ययन करेंगे और इसी श्रृंखला के अंतर्गत वाक्यों को समाप्त भी कर लेंगे। आइए श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दोस्तों वाक्य उसी को कहा जाएगा जो शब्दों का सार्थक समूह होगा। जैसे राम घर जाता है, यह एक वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शब्दों को देखिए। राम ये शब्द है, ये भी सार्थक है, घर भी सार्थक है और जाता है ये भी सार्थक है। तो दोस्तों जो शब्दों का सार्थक समूह है ये क्या है? वाक्य है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है? वाक्य में कार्य करने वाला उद्देश्य होता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। दोस्तों वाक्य में जैसे राम घर जाता है, यह वाक्य है। इसमें कार्य करने वाला कौन है? जैसे यहाँ पर राम घर जाता है में जाता है ये कार्य है, इसको करने वाला कौन है? राम। तो राम ही कौन होगा? उद्देश्य होगा, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। जिस वाक्य में जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होता है। अगला है विधेय। वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह विधेय कहलाता है। देखिए राम घर जाता है यह वाक्य है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? राम। ठीक है, कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। तो उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो कर्ता जो राम है वह क्या कर रहा है? घर जाने का कार्य कर रहा है। तो जो कर्ता कार्य को करता है वही विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य कर्ता होगा और कर्ता जिस कार्य को करेगा वह विधेय कहलाएगा। अब देखिए इसमें यानी विधेय में कर्म प्लस क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य है कर्ता यानी राम, राम हो गया उद्देश्य। अब ये क्या कर रहा है? घर जाने का कार्य कर रहा है। तो घर क्या है? कर्म है और जाना क्या है? क्रिया है। तो दोनों ही आ गए कि नहीं विधेय के अंतर्गत? वही ये कह रहा है, इसमें कर्म क्रिया दोनों आते हैं। ठीक है, या वाक्य में जब कर्ता नहीं होता है तब क्रिया विधेय होती है। दोस्तों जब वाक्य में कर्ता नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? क्रिया ही विधेय मानी जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो देखिए राम कार्य कर रहा है किसका? पढ़ने का। तो जो कार्य करता है वह उद्देश्य होता है, तो राम हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, और पुस्तक पढ़ता है यह क्या हो जाएगा? विधेय, क्योंकि कर्ता जिस कार्य को करता है वही विधेय होता है। तो राम पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह विधेय हो जाएगा। यही देखिए इन्होंने अपना व्याख्या की है। वाक्य में राम कर्ता कारक है और यह कर्ता कारक ही उद्देश्य है, तथा पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो कर्म व क्रिया दोनों विधेय होंगे। तो इस वाक्य में राम हो जाएगा उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है हो जाएगा विधेय। अब हम देखेंगे वाक्यों के प्रकार। देखिए बनावट अथवा रचना के आधार पर, ठीक है, बनावट अथवा रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किन्हें कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो दोस्तों देखिए एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय। तो देखिए पहले हम उद्देश्य देखेंगे। हमने पढ़ा था उद्देश्य उसे कहते हैं जो कर्ता होता है। ठीक है, तो राम मोहन पुस्तक पढ़ता है में मोहन क्या है? कर्ता है, तो कर्ता हो जाएगा उद्देश्य। तो मोहन हो गया उद्देश्य और विधेय पुस्तक पढ़ता है, यह है क्या हो जाएगा? विधेय। इसी तरह दूसरा उदाहरण है गाय दूध देती है। तो देखिए कर्ता कौन है? गाय। दूध देती है ये क्या है? विधेय। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए यह क्या है? सरल वाक्य। तीसरा उदाहरण है मोहन खाना पकाता है। अब देखिए कर्ता कौन है? मोहन। ठीक है, कर्ता होता है वह उद्देश्य हो जाता है, तो मोहन हो गया उद्देश्य। और विधेय कौन होता है? जो कर्ता कार्य को करता है। तो देखिए मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? खाना पकाने का, इसलिए खाना पकाता है ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, अब देखते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में आपने देखा परिभाषा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है जिस वाक्य में, वह सरल वाक्य होता है।
अगला है मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होता है, ये जो वाक्य होते हैं कि, क्योंकि, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जिसे, जिसका, जिसको, चूंकि, किस लिए, ताकि आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य में दोस्तों क्या होता है, दो उपवाक्य रहेंगे और वह दोनों उपवाक्य जो है यह कि, क्योंकि, ज्यों त्यों, जैसे वैसे आदि शब्दों से आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो देखिए गांधी जी ने कहा, यह एक वाक्य हो गया, सदा सत्य बोलो ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, अब ये दोनों वाक्य किसके द्वारा जुड़े हैं आपस में, की के द्वारा। यदि की नहीं होता तो ये दोनों आपस में वाक्य नहीं जुड़ पाते। ठीक है ना दोस्तों, तो की जो जहाँ पर लग जाएगा वहाँ समझ जाना आप मिश्रित वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी। तो देखिए वह लड़की मिल गई एक वाक्य हो गया, मेले में खो गई थी दूसरा वाक्य हो गया। दोनों वाक्य किसके द्वारा जुड़े हैं आपस में, जो के द्वारा। तो जो जहाँ कहीं भी मिल जाए दो वाक्यों के बीच में तो वहाँ आप समझेंगे मिश्रित वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, मैंने जैसा सुना वैसा ही वह वैसा ही निकला। तो देखिए मैंने जैसा सुना एक वाक्य हो गया, वैसा ही निकला दूसरा वाक्य हो गया। तो वह के द्वारा वह के द्वारा क्या है, दोनों ही आपस में जुड़े हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, जैसा और वैसा, इसमें दिया है कि जैसा वैसा के द्वारा भी अगर वाक्य जुड़े हों तब भी जाकर के क्या होगा दोस्तों, यह मिश्रित वाक्य हो गया। तो देखिए मैंने जैसा सुना वह वैसा ही निकला, तो जैसा वैसा भी मिलेगा जहाँ पर आप मिश्रित वाक्य मानेंगे। चौथा उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों जैसी और वैसी, तो जैसी वैसी भी जहाँ मिलेंगे वहाँ मिश्रित वाक्य रहेगा। पांचवा उदाहरण है, ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने भगत सिंह का नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों ऐसा कौन सा भारतीय होगा जिसने भगत सिंह का नाम नहीं सुना होगा। तो देखिए ऐसा कौन सा भारतीय होगा यह एक वाक्य हो गया, भगत सिंह का नाम नहीं सुना होगा ये दूसरा वाक्य हो गया। ये दोनों ही वाक्य किसके द्वारा, जिसने के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। अब है छठवां उदाहरण, भगवान ने जब आलू का निर्माण किया होगा तब उसे अपने ऊपर कितना गुमान होगा कि मेरे इतने रूप हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भगवान ने जब आलू का निर्माण किया होगा तब उसे अपने ऊपर कितना गुमान होगा कि मेरे इतने रूप हैं। तो दोस्तों एक वाक्य तो यही हो गया कि मेरे इतने रूप हैं, और दूसरा वाक्य हो गया भगवान ने जब आलू का निर्माण किया होगा तब उसे अपने ऊपर कितना गुमान होगा। तो ये दोनों वाक्य की के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो की के द्वारा जब इसलिए जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों मिश्रित वाक्य भी देखा हमने, सरल वाक्य भी देख लिया। अब आइए संयुक्त वाक्य अथवा जटिल वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या मिश्रित उपवाक्य या कोई समानीकरण उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये संयुक्त वाक्य किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, तथा, यद्यपि, तदापि, ठीक है, या, अथवा, और आदि शब्दों से जुड़ा हुआ होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला उदाहरण है, कृष्ण और बलराम भाई थे। कृष्ण और बलराम भाई थे। दोस्तों मैं वहाँ पर परिभाषा की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है, कृष्ण और बलराम भाई थे। अब देखिए यहाँ पर जो और है ये अव्यय है, तो और अव्यय के द्वारा कृष्ण और बलराम दोनों ही क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य की परिभाषा में दिया है कि किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, तथा, यद्यपि, तदापि, या, अथवा, और। तो और के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दोस्तों जी जो अव्यय हैं आप याद कर लेंगे तो आपको या तो आप मिश्रित वाक्य वाले अव्ययों को याद कर लीजिए या इसके अव्ययों को याद कर लीजिए। एक किसी के अव्यय याद कर लेंगे तो आप आराम से वाक्यों को पहचान सकते हैं। दूसरा उदाहरण है,
राधा रेलवे स्टेशन गई लेकिन रेलगाड़ी जा चुकी थी। राधा रेलवे स्टेशन गई लेकिन रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, ठीक है, या मिश्रित उपवाक्य या कोई सामान्यीकरण उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, दो साधारण वाक्य, देखिए राधा स्टेशन गई, राधा रेलवे स्टेशन गई, एक साधारण वाक्य ये है और दूसरा साधारण वाक्य है रेलगाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, अब ये दोनों ही साधारण वाक्य हैं। ये देखिए किसके द्वारा जुड़े हैं, लेकिन के द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो देखिए लेकिन भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य की परिभाषा में, तो लेकिन के द्वारा जुड़े हैं इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मदारी डमरू बजा रहा था और बंदरिया नाच रही थी, हमने अभी देखा था और के द्वारा भी अगर जुड़ा होगा, दो वाक्य जुड़े होंगे तो संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। चौथा उदाहरण है, मोहन या गोविंद में से एक अजमेर जाएगा। तो देखिए या भी जहाँ पर आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए या भी दिया हुआ है, या भी जहाँ दिख जाएगा आप मान लेंगे कि संयुक्त वाक्य है। पांचवा उदाहरण है, मोहन की शादी हो जाती लेकिन लड़की नहीं मिली। तो देखिए मोहन की शादी हो जाती एक वाक्य हो गया, लड़की नहीं मिली दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, अब ये दोनों वाक्य लेकिन के द्वारा आपस में जुड़े हैं, तो लेकिन के द्वारा जुड़े होने के कारण भी ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य की परिभाषा में लेकिन भी अव्यय दिया हुआ है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, एक एक करके आइए देखते हैं। पहला है विधेयात्मक वाक्य, जहाँ कार्य करने या होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर विधेयात्मक वाक्य होते हैं। दोस्तों, जहाँ कार्य करने या होने की बात कही जाए, कार्य हो रहा हो या कोई कार्य कर रहा हो, तो वहाँ पे विधेयात्मक वाक्य होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कार्य हो रहा है ना। इसी तरह गीता खाना बना रही है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। और सोहन खेल खेल रहा है, यहाँ पे भी कार्य हो रहा है। तो जहाँ पे कार्य होने की बात कही जाए, ठीक है, या होने की बात करी जाए या करने की बात करी जाए, तो समझ लीजिए कि विधेयात्मक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य न करने और न होने का भाव प्रकट हो वह नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राधा गाना नहीं गाएगी, तो देखिए कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। गीता रामायण नहीं पढ़ती है, यहाँ पर भी रामायण नहीं पढ़ती है, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। सीता दूध नहीं पीती है, कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खाने में क्या लेंगे, ठीक है, आप खाने में क्या लोगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आप खाने में क्या लोगे। दूसरा उदाहरण है, आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए संकेतवाचक वाक्य जब वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का पूर्व संकेत हो, ठीक है, कार्य नहीं हुआ है, पहले से ही कोई ना कोई संकेत हो। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कह रहा है कि मैं इस कार्य को पहले कर लेता, पूर्व में संकेत दे रहा है, पहले मैं कर लेता तो शायद आज पास हो जाता। तो संकेतवाचक वाक्य वही होते हैं जो पहले संकेत थे पूर्व का। यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता, ऐसे ही मैं गांव चला जाता तो मेरी शादी हो जाती। तो दोस्तों ये क्या है, पूर्व में एक संकेत कर रहे हैं कि ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। अब आ जाएगा पांचवा संदेहार्थक वाक्य, जब वाक्य में किसी कार्य के करने या होने में संदेह या संभावना की गई हो। इन वाक्यों के प्रारंभ में क्या मिलेगा, शायद, संभव है, लगता है, हो सकता है आदि शब्द जुड़े होते हैं। दोस्तों, संदेहार्थक वाक्य का उदाहरण है, शायद कल मैं नहीं आऊँगा। अब ये क्या है, एक संदेह है, शंका है, आएगा कि नहीं आएगा। तो शायद कल मैं नहीं आऊँगा, निश्चित नहीं है, इसलिए संदेहार्थक वाक्य है। और इन वाक्यों के प्रारंभ में हमेशा शायद, संभव है, लगता है, हो सकता है आदि आपको देखने को मिलेगा। तो शायद कल मैं नहीं आऊँगा, हो सकता है
आज मैं गांव चला जाऊं। देखिए ये भी संदेह प्रकट कर रहा है, हो सकता है आज मैं गांव चला जाऊं। तीसरा है लगता है आज कोई आने वाला है। तो देखिए लगता है आज कोई आने वाला है, ये नहीं निश्चित कौन आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन एक संदेह है, मन में शंका है, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह संभव है आज वर्षा होगी, निश्चित नहीं वर्षा होगी ही, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो जहाँ पे अनुमान लगाया जाए, एक संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर संदेहार्थक वाक्य होता है। छठवां वाक्य है इच्छात्मक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य करने की इच्छा का भाव प्रकट होता है या आशीर्वाद, शुभकामना या बद्दुआ दी जाती हो, ये इच्छात्मक वाक्य होते हैं। तो दोस्तों आप ये याद रखेंगे, जिस वाक्य में आशीर्वाद दिया जाए, शुभकामना दी जाए, बद्दुआ दी जाए, यही इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे खाना खा लेते हैं, कहते हैं ना, आप खाना खा लेते, खाना खा लेते, तो ये क्या है, एक इच्छात्मक वाक्य है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, अब ये क्या है, एक शुभकामनाएं दे रहे हैं, तुम्हारी कामना यात्रा जो है मंगलमय हो। इसी तरह तुम दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम दीर्घायु हो, इसलिए यहाँ पर इच्छात्मक वाक्य हो जाएगा। तुम चिरंजीवी हो, ये भी क्या दे रहे हैं दोस्तों, आशीर्वाद दे रहे हैं। और पांचवा उदाहरण है बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। इस वाक्य में देखिए बद्दुआ दी जा रही हैं, बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए, तो ये क्या है, बद्दुआ। तो बद्दुआ भी जहां दी जाती है वहां पर क्या होता है दोस्तों, इच्छात्मक वाक्य। अगला वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। जहां वाक्य में कार्य करने की आज्ञा दी जाए या निवेदन किया जाए या आदेश दिया जाए या धमकी दी जाए, तो वहां क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कृपया गंदगी न फैलाएं, ये क्या है दोस्तों, निवेदन किया जा रहा है, कृपया गंदगी ना फैलाएं। तो जहां पर निवेदन, आज्ञा, आदेश या धमकी इत्यादि दी जाए, वहां आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इधर आकर बैठो, देखिए आदेश का वाक्य है, आदेश दिया जा रहा है, इधर आकर बैठो, ये इसलिए आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है। आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, ये निवेदन किया जा रहा है, आप जा सकते हो। ऐसे ही तुम खेलने नहीं जाओगे, यह आदेश दिया जा रहा है अथवा धमकी दी जा रही है कि तुम खेलने नहीं जाओगे। इसी तरह आज खाना नहीं खाओगे, आज खाना नहीं खाओगे, यह भी आदेश दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञार्थक वाक्य है। अगला आठवां वाक्य है अंतिम वाक्य, संबोधन बोधक वाक्य। संबोधन बोधक क्या होते हैं, जहां वाक्य में कार्य करने के लिए संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए। दोस्तों जहां पर कार्य करने के लिए बुलाया जाए, पुकारा जाए, वहां पर क्या होता है, संबोधन बोधक वाक्य होते हैं। जैसे अरे खाना खा लेते, तो खाना खाना एक कार्य है और अरे क्या है, एक संबोधन वाक्य है। तो अरे खाना खा लेते, अजी आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरह के जहाँ वाक्य मिल जाए, समझ जाना कार्य करने के लिए जिसका उद्बोधन किया जाता है, वही वाक्य क्या कहलाता है, संबोधन बोधक। अरे खाना खा लेते, अजी आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह के वाक्य संबोधन बोधक होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला। आपको हमारी श्रृंखला आज की कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।